बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने ड्रॉप करके घर भेज दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि हम पाकिस्तान में जिसको क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 क्रिकेटर है, ये हमारा फेस है, वो जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में गया बिग बॉयज के साथ खेलने तो एक्सपोज हो गया। यानी बिग बैश की हिस्ट्री में सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी प्लेयर का एक सीजन में है विद मिनिमम 200 रन तो वो बाबर आजम है। ये छोटी बात नहीं है। एक आधा मैच बुरा गया होता समझ आ जाती। स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं दी, वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। लोग वहां ऑस्ट्रेलिया में बैठे हंस रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को तो ये तक कहना पड़ गया 2 दिन पहले कि अगर सिडनी सिक्सर्स को ये टूर्नामेंट जीतना है, फाइनल में जाना है, दे हैव टू ड्रॉप बाबर आजम। अब ये बातें उनकी तरफ से आ रही हैं जिन्होंने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जिंदगी में कुछ किया है, इन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया है। ये दरल्ले से क्रिकेट खेल के गए हैं, जिस तरह चाहते थे वैसे खेल के गए हैं, ये क्रिकेट को कुछ दे के गए हैं। आज भी मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लोग एडमिट करने की बजाय डिनाइल में हैं कि नहीं नहीं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप लगना है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। कैंप इतना इंपॉर्टेंट हो गया? मतलब आपने तो बाबर आजम की डील की हुई थी बिग बैश में, और अगर बाबर आजम इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर होता तो क्या बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे वो बाबर को रिलीज करते? वो कभी भी नहीं जाने देते। और जिस टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान ने सीरीज खेलनी है, जिसका कैंप लगना है, उस टीम के लड़के तो अभी अपनी बिग बैश में हैं। उनकी तो बिग बैश भी खत्म हुई नहीं है। तो एक सेफ एग्जिट दिया गया बाबर आजम को, उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी बनी रहे, सिर्फ इसलिए। और मैं सिडनी सिक्सर्स को एप्रिशिएट करता हूं। वहां सिडनी सिक्सर्स के कप्तान को भी ये कहना पड़ गया कि हमें 2 दिन लगे बाबर को सेटल डाउन करने में। उन्होंने ये भी कहा कि इट्स मोर अबाउट द कल्चर, कि हमारा ऑस्ट्रेलिया का कल्चर कुछ और है, यहां हम टीम को पहले लेके चलते हैं। और ये चीज तो पाकिस्तान टीम में दूर दूर तक नहीं है। मतलब पंजाबी में कहते हैं कि उन्होंने प्यो प्यो के सानू मारी है। उनके कमेंटेटर्स ने, उनके कप्तानों ने, उनकी आवाम ने हमें एक्सपोज किया है कि भाई साहब ये है आपकी वैल्यू। कहना मैं ये चाह रहा था कि ये है हमारी औकात, हम सब की, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं। उन्होंने हम सबको हमारी औकात दिखाई है कि आपकी क्रिकेट अगर T20 में नीचे है ना, तो आप नीचे ही रहें, आप हमारे बराबर नहीं हैं। ये साबित हुआ है बिग बैश में। मतलब अगर स्टीव स्मिथ ने बाबर को सिंगल नहीं दी, ये तो आपको हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बता रहे हैं कि स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन क्यों नहीं दी? क्योंकि उसको पता था कि बाबर तो इस काबिल ही नहीं है इस टाइम, उसके अंदर तो वो स्किल ही नहीं है कि ये चार्ज कर सके। अब यहां पे डिफेंड करने वाले आ जाएंगे कि वो तो उसकी गेम नहीं है। मतलब विलियमसन किसी दिन तेज खेल लेता है, वो उसकी गेम हो जाती है। स्टीव स्मिथ अभी एशेज खेल के, जो ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में भी नहीं है, वो आके तेज खेल लेता है। हमारे आगा जी, जो कि आजकल अच्छे अच्छे एड्स में भी आ रहे हैं, हमारे आगा जी 12 बॉलों पे 45 कर लेते हैं। यानी दुनिया जहान का हर क्रिकेटर, हर बैटर उठ के आके चार्ज कर लेगा। लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो वो सिर्फ बाबर आजम है, क्योंकि उसकी वो गेम नहीं है। तो भाई साहब क्या है उसकी गेम? वो 120 आपने चेज करना था इंडिया के खिलाफ। वो तो आपके मुताबिक जो आपका कैलिबर है T20 में रन बॉल वाला, वो तो वो वाला मैच था। अभी 150 चेज करना हो तब भी वो आपकी गेम नहीं है। 220 वाली तो एक आधा बायलैटरल में कुछ हो जाए, वरना यू कैन नॉट बेट ऑन बाबर आजम के आज देखना ये 230 240 वाला मैच पाकिस्तान को जितवाएगा।
वन ऑफ बायलैटरल में आ जाए तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अब ये सारी बातों को साइड पे करते हैं और दोबारा इन पे मैं आऊंगा। एक लड़का था 24-25 साल का, बिल्कुल उसकी परफेक्ट लाइफ जा रही है, जिंदगी में सब कुछ ठीक है। एक दिन बैठे बैठे ना उसको अपने बाजू में बहुत ज्यादा दर्द फील होती है। वो इग्नोर करता है। आमतौर पे यंगस्टर यही करते हैं ना, थोड़ी सी दर्द हो गई बाजू में तो इग्नोर कर देते हैं कि हो जाएगी ठीक, क्या फर्क पड़ता है, किसी को नहीं बताते। लेकिन 10-15 दिनों के बाद वो दर्द मजीद बढ़ जाती है और एक रात को वो सोया होता है और एकदम वो चीखे मार के उठता है दर्द के साथ। उसको ऐसे लगता है कि उसका खून, उसकी नसें फाड़ के बाहर आने वाला है। बहुत शदीद दर्द होती है। वो डर जाता है। वो कमरे की लाइट ऑन करता है और अपना बाजू देखता है तो यहां पे दाने बने होते हैं, इन्फेक्शन हुआ होता है। वो बहुत ज्यादा सहम जाता है। फौरन वो भाग के अपने फादर के पास जाता है। वो भी सोए होते हैं रात के टाइम। उनका दरवाजा नॉक करता है और उनको कहता है कि जल्दी से मेरा बाजू देखें, मुझे कुछ हो रहा है। उसके फादर भी देख के घबरा जाते हैं। अब रात को 2-2:30 बजे का टाइम है। अब फादर को तो नींद नहीं आती, बाप है ना, बाप टेंशन में होता है कि सुबह 7 बजे अस्पताल खुलेगा, मैं अपने बच्चे को टॉप के डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। सुबह 7 बजे बाप बेटा गाड़ी में बैठते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पहले तो बच्चे को देख के परेशान हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर है ना, उसको देख के पता लग जाता है कि मामला काफी सीरियस है। डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाता है और उनको वहीं पे रुकने का कहता है कि आप बैठ जाएं अभी। टेस्ट की रिपोर्ट के लिए डॉक्टर फोन करता है कि ये मुझे प्रायोरिटी पे इसके रिजल्ट चाहिए। ये सुन के बाप घबरा जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। सहम के बैठे होते हैं बाप और बेटा। जब रिपोर्ट्स आती हैं, डॉक्टर वो रिपोर्ट्स देखता है तो किसी बहाने से वो बच्चे को अपने क्लिनिक से बाहर भेज देता है कि मैंने आपके फादर से कोई बात करनी है, आप जरा एक राउंड लगा के आओ, नथिंग सीरियस, डोंट वरी। बच्चा चला जाता है। पहले ही बेचारा परेशान होता है। जब डॉक्टर वो रिपोर्ट्स फादर को बताता है कि आपके बच्चे को इन्फेक्शन था बाजू में, जो ये इग्नोर करता रहा और हमें खतरा है कि ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैल जाए, तो टाइम है हमें अनफॉर्चुनेटली बच्चे का बाजू काटना पड़ेगा, अदरवाइज जान को खतरा हो सकता है। बाप कहता है मेरा 24-25 साल का जवान लड़का, बाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता। बाप वहां पे धारे मार के रोना शुरू कर देता है कि नहीं, मेरे बच्चे का बाजू, मैं आई कैन नॉट इवन इमेजिन, एंड हाउ कैन समवन इमेजिन। कोई किसी पे ये टाइम ना आए। बाप कहता है डॉक्टर साहब मैं सेकंड ओपिनियन लूंगा, मैं थर्ड ओपिनियन लूंगा। बाप घर जाके अपने दोस्तों को कॉल करता है, टॉप के डॉक्टर्स को ढूंढता है कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर मुझे ढूंढना है और अपने बच्चे के लिए सेकंड ओपिनियन लेनी है, थर्ड ओपिनियन लेनी है। ये सारे प्रोसेस में 10-12 दिन लग जाते हैं। इसी दौरान एक रात को बच्चा बेड से नीचे गिरा होता है। बाप उसको देखने के लिए आता है। बाप के पैरों तले जमीन निकल जाती है कि मेरा बच्चा जिंदा तो है ना। वो देखता है बच्चे की सांस चल रही होती है, आंखें ऊपर होती हैं, सांस उखड़ रहा होता है। वो फौरन से एम्बुलेंस बुलाता है, अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहां पे उनको यह बताया जाता है कि आपके बेटे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फौरन से वो बाप उस पहले वाले डॉक्टर को फोन करता है आधी रात को कि हम ये फलां हॉस्पिटल में हैं, हमें ये कहा जा रहा है आपके पास, क्योंकि हम पहली दफा आए थे, आप प्लीज एक दफा हमारे पास चक्कर लगाएं। अब वो डॉक्टर बड़ा रहम दिल होता है। वो डॉक्टर आ जाता है आधी रात को। अब जब वो डॉक्टर इस फैमिली को विजिट कर रहा होता है तो वो बच्चा बेड पे लेटा हुआ है और सिर्फ इंतजार कर रहा है कि अब कुछ इससे भी बुरा होगा। एकदम उस बच्चे को याद आता है उस डॉक्टर को देख के कि इस डॉक्टर ने मुझे कमरे से बाहर क्यों भेजा था 10-12 दिन पहले।
क्या इसने मेरे से कुछ छुपाया तो नहीं था जो अभी भी मेरे फादर मुझे खुल के नहीं बता रहे, क्योंकि इन्होंने हाथ नहीं काटा होता, ये अभी सेकंड थर्ड ओपिनियन ही ले रहे होते हैं। तो बच्चा डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब आपने मुझे बाहर क्यों भेजा था? क्या मेरे से कुछ छुपाया जा रहा है? क्या मैं मरने वाला हूं? क्या मेरी जान को खतरा है? मुझे क्या बीमारी है? डॉक्टर कहता है, मैंने आपके फादर को 2 हफ्ते पहले ये बताया था कि बच्चे का बाजू काटना पड़ेगा, अदरवाइज ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और आपके फादर ने सेकंड या थर्ड ओपिनियन लेने के लिए थोड़े दिन मांग लिए, और वो इन्फेक्शन अनफॉर्चुनेटली आपकी पूरी बॉडी में फैल गया। वो बच्चा ये सुन के धारे मार के रोना शुरू करता है और गिला करता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मैं पेशेंट था, आज मेरी जान को खतरा है, काश आपने ये मुझे कहा होता कि बेटा आपका हाथ काटना पड़ेगा, आपकी जान बच जाएगी, मैं आपकी बात मान लेता। आज अगर मैं मर जाता हूं तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। इस कहानी में जो हाथ है वो T20 फॉर्मेट है, और जो बॉडी है वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट है। अगर टाइम पे आपने काट के T20 फॉर्मेट को अलहदा ना किया तो वो दिन दूर नहीं है आपके बाकी दोनों फॉर्मेट किसी काम के नहीं रहेंगे। क्या जिद है। मेरा सवाल है बाबर आजम से, मेरा सवाल है बाबर आजम के फैंस से, क्या जिद है। मैं भी आप लोगों की तरह 7-8 साल पहले बहुत खुश होता था कि हमें एक वर्ल्ड क्लास बैटर मिला है जो दुनिया में हमारा नाम रोशन करेगा, और उसने करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूं ना कि हर प्लेयर की एक जिम्मेदारी होती है कि वो ठीक टाइम पे अपने स्किल डेवलप करे। बाबर ने अपने फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज किया, अपने स्किल डेवलप नहीं किए, अपनी गेम को इवॉल्व नहीं किया। वो एक लिमिटेड टैलेंट के साथ खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। ये कोई छोटी बात नहीं होती किसी प्लेयर को ड्रॉप करना। मैं आपको याद करवा देता हूं, जब बाबर को मुल्तान टेस्ट मैच में वापस भेजा गया था, वो बेस्ट टाइम था बाबर आजम के पास कि वो उस बात को ना दिल पे ले लेता, वो माइंड कर लेता, वो बुरा मना लेता कि बाबर आजम को कोई कैसे ड्रॉप कर सकता, और वो डबल मेहनत करना शुरू कर देता। मैंने उस टाइम भी कहा था बाबर आजम जैसे बड़े क्रिकेटर को आप करियर में बार बार ड्रॉप नहीं कर सकते, इनको आपने एक आधी दफा ही ड्रॉप करना होता है। जब आकिब जावेद ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर को ड्रॉप किया, 15 दिनों के बाद ही वॉज बैक इन द टीम विदाउट एनी हार्डवर्क, विदाउट एनी इंप्रूवमेंट, विदाउट एनी प्लान कि मुझे अब आगे क्या करना है। अब यहां तो वो ड्रॉप करना गलत था, यहां तो वापस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में लाना गलत था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो मेरे बहुत गिले होते हैं, लेकिन मेरे ज्यादा गिले बाबर आजम से हैं, क्योंकि आप हमारे सुपरस्टार हो, अभी भी हो। आपकी जिम्मेदारी थी ये रियलाइज करना कि मेरे में कोई कमी है और मुझे वो कमी पेशी दूर करनी है। लेकिन जब आप बगैर मेहनत के वापस आते हो तो आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देते हो? आज पाकिस्तान टीम में कोई यंग बच्चा आ जाए, मिसाल के तौर पे समीर मिन्हास, मास सदाकत, पहले साइम अयूब था, आप इनसे पूछें आपका रोल मॉडल कौन है पाकिस्तान टीम में, उनका नहीं भी होगा ना, उनको जबरदस्ती कहना पड़ेगा बाबर भाई। लेकिन क्या बाबर भाई रोल मॉडल होने वाले काम कर रहे हैं? रोल मॉडल होने वाला काम क्या होता है कि आपको एक फॉर्मेट से या किसी भी फॉर्मेट से ड्रॉप किया गया, आप डोमेस्टिक में वापस गए हैं, आपने इंप्रूवमेंट करना शुरू की है, आपने डोमेस्टिक को इज्जत देना शुरू की है, आपने वो रगड़ा खाया है, आपने फिटनेस इंप्रूव की है, और फिर आपने मेरिट पे पाकिस्तान टीम में कमबैक किया। यहां डोमेस्टिक के टूर्नामेंट चलते रहे, यहां कायदे आजम ट्रॉफी चलती रही, यहां क्या क्या मौके नहीं मिले, लेकिन
खुशी इस चीज की थी बाबर को कि मेरी बिग बैश साइन हो गई है। कोई यहां पे डोमेस्टिक का मैच नहीं खेला, T20 में ही वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम पाकिस्तान टीम। बगैर कुछ किए बिग बैश खेलने से पहले ये लोग अपने ऊपर होने वाला क्रिटिसिज्म डिवाइड करने के लिए उसको वापस ले आए। और बाबर की तो मतलब हिस्ट्री गवाह है कि वो रेडी होता है। आप बाबर को अगर नीचे गिराना चाहेंगे, वो पहले ही नीचे गिरा होगा, उसको उठना ही नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर बाबर आजम कप्तानी वाला मटेरियल नहीं था, उसको कप्तानी से फारिग किया, उसकी कप्तानी में पाकिस्तान नहीं ऊपर जा पाया, ये एडमिट करने की बजाय और एज ए प्लेयर ज्यादा वैल्यू ऐड करने की बजाय वो दोबारा आप उसको कप्तानी ऑफर करें, वो दोबारा कप्तानी ले लेता है। और उसने ली है। उसको तो पता ही नहीं है ना, मतलब मुझे उसका आईक्यू लेवल क्या है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि आपने उस टाइम कैसे कप्तानी ले ली। मतलब आपके मुंह से ये बात क्यों नहीं निकली उस टाइम कि शाहीन अभी नया नया कप्तान बना है, वो क्या सोचेगा। तो खैर वो पुरानी बातें हैं। मैं आपको तकरीबन 1 हफ्ते से बता रहा हूं कि मुझे डर लग रहा है कि ये बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप में ड्रॉप कर देंगे। और मैं खुल के आपको बता रहा हूं कि मेरी चाहत इसमें है कि बाबर T20 के स्क्वाड में हो, लेकिन उसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। अब वो बात कर लेते हैं जो इस टाइम यहां पे करना जरूरी है। गौर से सुनना है इस बात को। बाबर आजम का ये वर्ल्ड कप खेलना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें भाई साहब अब फैसला करना है कि बाबर T20 टीम में होगा या नहीं होगा 8 मार्च के बाद। अगर तो ये बाबर को ड्रॉप करते हैं, और बाबर का आईक्यू लेवल मुझे पता है, वो रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करेगा, वो इंतजार में होगा कि मेरा कम बैक हो जाए दोबारा। वो तो मतलब उसका माइंडसेट ही पता नहीं अजीब सा है। वो उन टॉप 1% लोगों की तरह सोच ही नहीं सकता, शायद उतना दिमाग ही नहीं है। आई कैन नॉट ब्लेम हिम। कुछ लोगों के पास नहीं होता दिमाग, आप क्या जबरदस्ती उनके अंदर से चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। दे कैन नॉट प्रोवाइड यू दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट। वो नहीं प्रोवाइड कर सकते आपको वो कमिटमेंट जो आपको चाहिए होती है उनसे। तो अगर इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बाबर को ड्रॉप कर दिया तो सारी जिंदगी के लिए ये एक बहस रह जाएगी कि बाबर अगर ये वर्ल्ड कप खेल जाता ना तो श्रीलंका में भाई साहब उसने टॉप स्कोरर होना था। ये बातें होनी थी ना। आप बाबर को लेके जाएं, उसको बेंच करें और वर्ल्ड कप में चांस आएगा। पाकिस्तान टीम है, मैं रियलिस्टिक होकर बात करूंगा, पाकिस्तान टीम है भाई साहब, बाबर को चांस मिलेगा, या एज एन ओपनर मिल जाएगा, या ये अपना कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में ऊपर नीचे करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपके ओपनर्स साइम और फरहान है। 1 डाउन आपका सलमान अली आ गए, एंड सॉरी टू से चौथे नंबर पे बाबर आजम समझ नहीं आता। वो मतलब 3 के नीचे का तो वो प्लेयर ही नहीं है। हैविंग सेड दैट, अल्लाह करे ये उसको अगर खिलाएं तो वो नीचे से पाकिस्तान को मैच जितवाना शुरू कर दे। एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, लेकिन हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर भी देखना पड़ेगा ना कि अगर आप बाबर को 1 डाउन से नीचे करते हो तो जिसकी जगह पे नीचे करोगे वो क्यों बली का बकरा बने। और सलमान अली आगा ने आपको 1 डाउन करके दिखा दी है, एक मैच में नहीं 6 इनिंग्स में। उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, बाबर वही 128, 129, 130। तो आपके पास सैंपल साइज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपको अब टफ कॉल लेनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं आप कुछ चीजें ना अपने राइवल्स से भी सीख सकते हैं। वहां उन्होंने शुभमन गिल को ड्रॉप किया। शुभमन गिल पता कौन है? जिसको इंडिया ने विराट कोहली के बाद अपना फेस बनाने की कोशिशें शुरू की हुई हैं। इंडियन क्रिकेट को हर दौर में एक अपना फेस चाहिए होता है कि ये हमारा फेस है। कभी वो सचिन तेंदुलकर थे, कभी वो कोहली था, और अब वो कोशिश कर रहे हैं शुभमन को बनाने की। तो शुभमन को T20 से ड्रॉप करना कोई छोटा फैसला नहीं था। उनकी बुनियादें हिल गई होंगी, लेकिन टीम के लिए इंपॉर्टेंट था। तो भाई साहब फखर मुझे पहले ही प्लेइंग 11 में समझ नहीं आता जैसी उसकी फॉर्म चल रही है। और ये पाकिस्तान टीम वाले
फखर और बाबर को एक ही प्लेइंग 11 में ना खिला दें तो फिर एडजस्ट करने के चक्कर में हमारी टीम का बहुत बुरा हाल हो जाना है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि यहां पाकिस्तान में कैंप लगना है ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, बाबर आजम को उसके लिए वापस बुलाया गया है, तो आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को और किसी को नहीं। डिनाइल से बाहर आ जाएं, अभी भी टाइम है, समझ जाएं। और उन लोगों को तो खास तौर पे शर्म आनी चाहिए जो सिडनी सिक्सर्स के सोशल अकाउंट्स पे जाके तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि अनफॉलो सिडनी सिक्सर्स, शेम ऑन यू सिडनी सिक्सर्स। यानी अगर सिडनी सिक्सर्स ने बाबर को अगले सीजन में लेना भी है ना, तो वो आप लोगों की वजह से शायद नहीं लेंगे कि यार ये लोग गंदे हैं और आके हमारे सोशल अकाउंट भी गंदे करते हैं। वो स्टॉइनिस की फोटोज के नीचे जाके गालियां लिखोगे, स्टीव स्मिथ की फैमिली फोटोज के नीचे जाके गालियां लिखोगे, अब सिडनी सिक्सर्स को कह रहे हो कि अनफॉलो करो। तो ये कौन लोग हैं? इंटरनेट मिला हुआ है डड्डू फैंस को और ये पाकिस्तान का नाम खराब करने में लगे हुए हैं। इतनी मेहनत आप लोग अपने काम की तरफ करना शुरू कर दो ना, तो घर वालों की थोड़ी मदद हो जाएगी। अपने घर वालों का सोचो। ये सोशल मीडिया पे सारा दिन बैठ के टाइम बर्बाद करना और फजूल में गालियां निकालना, इससे ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। बाकी भाई साहब, कभी भी खबर आ सकती है बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में क्या हिस्सा लेगा। काफी लोग पाकिस्तान में ये बिलीव रखते हैं कि जी पाकिस्तान टीम को भी बाइकआउट कर देना चाहिए। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। और आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, मैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7:30 पे ये वीडियो रिलीज कर रहा हूं। आज रात को अगर खबर आ गई 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, फौरन से उसके ऊपर वीडियो आएगी। तो इस वीडियो में मैं बांग्लादेश पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के टॉपिक को नहीं छेड़ा। जैसे ही वो बांग्लादेश वाली खबर आएगी उसके ऊपर फिर डिटेल में बात करेंगे। मैं आखिर में सिर्फ एक लाइन में यही कहूंगा कि बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप ना खेली तो ये क्रिकेट के लिए डूब मरने का मुकाम है, ये ICC के लिए डूब मरने का मुकाम है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।